नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज हम ऐसे दिन बात कर रहे हैं जब नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान संसद में गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। दूसरे, सेंट्रल आर्म फोर्सेस के लिए एक 2026 संशोधन कानून लाया गया है, जिसमें बहुत व्यापक उनको अधिकार भी दिए जा रहे हैं और उनको स्ट्रेंथन भी किया जा रहा है। प्रमोशन को लेकर के और दूसरी तमाम चीज़ों को लेकर के जो कभी-कभी विवाद हुआ करते थे, उनको ख़त्म करने की भी तैयारी चल रही है। राज्यसभा में मैं सुन रहा था सुधांशु त्रिवेदी का। उन्होंने एक तरीके से विपक्षी दलों, ख़ास तौर से कांग्रेस और उसकी सरकार के समय जो गृह मंत्री रहे हैं, जिनको श्रीनगर जाने में जिनके तिरपन काँपते थे, एक ऐसे शब्द का प्रयोग उन्होंने इंटरव्यू में किया था जिसका उल्लेख कम से कम सभ्य समाज के सामने नहीं किया जा सकता। एक वो दौर था, एक आज का दौर है। ऐसे-ऐसे इलाकों से नक्सलवाद को भी ख़त्म कर दिया गया है, आतंकवाद भी दम तोड़ रहा है। और ये सब जो लड़ाई लड़ी गई है, ये नो डाउट इसमें सेना का भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हमारे सेंट्रल फोर्सेस का और अलग-अलग राज्यों में जो स्पेशल फोर्सेस बनाई गई हैं और जो लोकल पुलिस है, उसका बड़ा भारी योगदान है। और ये जो 2014 के बाद बदलाव हम देख रहे हैं कि सरहद पार से भी कोई अगर फायरिंग हो रही है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, और भीतर भी कोई घुस आता है तो फिर वो सीधे 72 हूरों के पास ही भेजा जाता है। और अलग-अलग राज्यों में जिस रूप में ये महादैत्य के रूप में उभर रहा था और निर्दोषों का और अर्धसैनिक बलों का खून बहा रहा था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है एक तरीके से। तो ये बदले हुए दौर में अब जगह-जगह कुछ-कुछ चीज़ें अभी भी चल रही हैं। ठीक है, पीएफआई पर पाबंदी लगा दी गई है, कुछ दूसरे तमाम जो संगठन हैं, उनको फॉरेन फंडिंग जो है वो बंद की गई है। लेकिन अभी भी आईएसआई और उससे जुड़े हुए जो तमाम संगठन हैं या उसके लाभार्थी हैं जो पैसा लेते हैं, वो भारत को अस्थिर करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले की बात है जब 21-22 लोगों का एक पूरा नेटवर्क जो आईएसआई के लिए काम कर रहा था, उसका भंडाफोड़ किया गया था। और जब हम बात कर रहे हैं, तो आज के दिन भी अ, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए आतंकी शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया है। तो इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और ख़ास तौर से जो आतंकवाद को और तमाम तरह की इंसर्जेंसीज़ और दूसरी चीज़ों को कवर करने वाले और इन पर बहुत बारीक नज़र रखने वाले धीरेन्द्र पुंडेर जी जुड़ रहे हैं। तो उन्हीं से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो धीरेन्द्र जी, आज एक और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले पूरा जासूसी नेटवर्क जो है उसका भंडाफोड़ हुआ था। 21-22 लोग गिरफ्तार किए गए थे। ये सब चीज़ें जो इस समय चल रही हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? कितनी बड़ी चुनौती है ये अभी भी? दरअसल हम लोगों का वेस्टर्न थिएटर सर इतने लंबे अरसे से पाकिस्तान को जब से हम लोगों ने स्ट्राइक किया, पलट के उनको ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इससे पहले बालाकोट स्ट्राइक हुई, फिर उससे पहले उरी के बाद हम लोगों ने अंदर घुस के वहां उनको मारा। उसके बाद से एक साइकी में बदलाव आया था पूरे समय में। आप देखेंगे कि जब तक मैंने इतने सालों तक उसको कवर किया, कश्मीर में मैं जाता था तो कश्मीर को बड़ा हमेशा भरोसा रहता था। उन लोगों ने एक पूरा ये सिस्टम तैयार किया हुआ था जिसमें वो हर कश्मीरी को ये यकीन दिलाते थे कि साहब आपको आपको अगर हिंदुस्तान ने इंच भी लगाया तो बाहर पाकिस्तान इनको गज में नाप देगा। और पाकिस्तान को फिर बाद में मैं जब गया तो बारामूला में एक दिन कवर कर रहा था, तो बारामूला में उन्होंने कहा इंडियन मीडिया ये, और उसके बाद वो चिल्ला के कह रहा था चीन तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगा।
मतलब उसके बाद उनको चीन लगने लगा। तो वो एक माइंडसेट था जब 370 हटी, 35 से कैपिटल ए जो हटा, उसके बाद से उनकी आत्मा जो है बड़ी दूर दुदराने लगी। आपने देखा होगा कि लंबे अरसे से हम लोगों ने आईएम के कोई ब्लास्ट नहीं देखे, तमाम चीजें नहीं देखी। माफ कीजिएगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि हुआ क्या, कि इससे क्या होगा, वो आतंकवादी नेटवर्क तो धीरे धीरे जो पाकिस्तान में था वो खत्म तो नहीं हो रहा था, वो तो अपने आप को, चूंकि वहां उसमें अपने आप को जमा लिया, और पाकिस्तान का डीएनए वही है, तो आप डीएनए तो बदल नहीं सकते, दवाइयां कितनी दे दीजिए भाई। जुकाम आया, बुखार आया तो आप ठीक है, आप आया, वायरस है अपना, वो है, खत्म हो जाएगा 3 दिन बाद, 4 5 7 दिन बाद अपनी एवरेज एज होती है। और अगर आपने बैक्टीरिया तो आप दवाई दे देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन डीएनए में जो चेंजेस है वो कैसे आप कर सकते हैं? डीएनए में तो है, वो तो म्यूटेशन होगा। तो पाकिस्तान के डीएनए में हिंदुस्तान के लिए नफरत छिपी हुई, और हिंदुस्तान में बचे हुए जो मुस्लिम्स थे, जिन लोगों ने उस समय पाकिस्तान को वोट किया, पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया, लेकिन रहना हिंदुस्तान में पसंद किया क्योंकि यहाँ लूट आसान हो सकती थी, तो वो माइंडसेट तो बना रहेगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे ही इधर बांग्लादेश में ये गड़बड़ शुरू हुई, तो आप एक नया फ्रंट उन्होंने खोल दिया। अब वो वापस उसी रास्ते से आने जाने लगे। आप देखेंगे कि वहां अभी अलग अलग जगह पर बहुत सारे लोग पकड़े गए, लेकिन लश्कर, जैश, उनका तो चंदा इसी पे आना है। उन लोगों को जो आतंकवादियों की जो मरते हैं उनके लिए, उनको, उनके विधवाओं को, उनके बच्चों को, उनको पैसे देने होते हैं। तो वो तमाम चीजें इसके बिना रह ही नहीं सकते। तो वो अलग अलग समय पे कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा जरा सी गलती भी, जरा सी लापरवाही आपको कहीं ना कहीं फंसा देती है, और हमारी एजेंसीज ने इतने लंबे समय से लापरवाही नहीं की है। एक स्लिप किया, एक नेटवर्क स्लिप किया, वो क्या था? वो ये था कि भाई वो कश्मीर का जो डॉक्टर का गैंग था, अल फलाह यूनिवर्सिटी, चूंकि वो डायरेक्ट तरह से नहीं था, तो आपने देखा कैसे दिल्ली के सामने एक बम फटा, और लगभग 25 साल बाद वो बम फटा। कभी 22 दिसंबर 2000 को दिल्ली में फटा था, और उसके लाल किले के अंदर अटैक किया था, लश्कर का अटैक था, और उसके बाद फिर अब ये दोबारा हमने देखा ये अटैक हुआ, तो जो दिल्ली के सामने। अब ये जो नया पकड़ा गया लश्कर तैयबा से जुड़ा शब्बीर अहमद लोन, तो एक तो ये कश्मीरी बेसिक लाइन से है कि भाई वो जो वहां लड़ाई है वो, तुम, दूसरा ये है कि वो बांग्लादेश के शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली बॉर्डर से बांग्लादेश के उस पर था, बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों को इंजाम कर रहा था। इससे पहले एक और बड़ी चीज इसमें, इस गिरफ्तारी में दो बड़ी चीज होती हैं। इसकी गिरफ्तारी में दो बड़ी चीजें लोगों को समझने की जरूरत है, कि एक तो ये समझना जरूरी है कि बांग्लादेश का बॉर्डर, जैसे मैं कह रहा था एक्टिव हो गया, ये हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही वहां शेख हसीना की सरकार जाएगी वो सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि तारिक रहमान उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज कर देगा, लेकिन अब उनकी मजबूरी है, उसको देश जिंदा रखना है। अगर देश को रखना है तो उसको भारत के साथ रिश्ते रखने होंगे, लिहाजा आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा नाटक होता रहेगा कि नहीं उन्होंने कुछ किया, लेकिन फिलहाल तो हम ये मानते हैं कि वो करेगा, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जमात पूरी तरह कंप्लीटली भारत में अपने जिहादी दस्तों को भेजने के लिए तैयार हो गई थी। अगर वो सरकार में आ जाती तो हम ये देखते कि और सरकार, उसकी अपनी अंदरूनी चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। जमात उसको जीने ही नहीं देगा अगर वो उनके रंग में रंगेगा या दूसरे काम करेगा। तो चुनौतियां इनके सामने है, इसलिए भारत से ये अभी बना करके रखेगा। सही कह रहे हैं आप जी। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि अब जो काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो वहां बहुत बढ़िया बनाया है कश्मीर में, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर, जो एनआईए की तर्ज पर है, मतलब स्पेशल सेल की तर्ज कहना चाहिए, एनआईए की तो नहीं, एनआईए तो पूरे नेशनल में दिखता है, लेकिन ये केस जो है ये वहीं पकड़ा गया था। इसमें एक मॉड्यूल था जो निस्तेज कर रहे थे, लेकिन इसकी शुरुआत बड़ी दिलचस्प हुई थी जब उन्होंने ये देखा कि साहब वहां जो है ये एक पर्चे चिपकाए जा रहे हैं, सिर्फ पर्चे चिपकाए जा रहे हैं। तो इस बार दिल्ली पुलिस ने कोई लापरवाही नहीं की, जैसा अक्सर हो जाता था। हम लोग देखते थे बहुत सारी चीजें, लेकिन जैसे ये कश्मीर वाला नेटवर्क खुला था, वो कश्मीर में, श्रीनगर में कुछ पोस्टर चिपके थे, तो वो जो डीसीपी थे उन्होंने उसको इजिली जाने नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि यार कोई तो है जो कर रहा है, और नतीजा क्या हुआ कि 3000 केजी जो अमोनियम नाइट्रेट, जो एक जल्द ही जिसको हथियार में बदल दिया जाना था, वो बरामद हो गया। यानी पूरा इसी तरह से इस बार भी इन्होंने छोड़ा नहीं। दिल्ली पुलिस ने 7 फरवरी के बाद जो है स्पेशल सेल ने, उन्होंने देखा कि देश विरोधी पोस्टर लगे थे, दिल्ली पुलिस, उन्होंने मेट्रो पुलिस को दिया, और मेट्रो पुलिस ने बाद में ये केस जो है उनको दे दिया, स्पेशल सेल को।
दोनों कलकत्ता, दरअसल उनका पता चल गया था, दोनों भागे वहां कलकत्ता। और कलकत्ता जब जाके सरकार पहुंची, पुलिस, लोकल पुलिस वहां स्पेशल सेल, चूंकि स्पेशल सेल को केस ट्रांसफर किया गया, वो एक्सपर्टाइज है, और वहां से वो कोलकाता में गए, उनको पकड़ा, उमर फारूक और रबीउल इस्लाम को। तब उन्होंने बताया कि वो शब्बीर हुसैन लोन के इशारे पर ये सब कर रहे थे। इससे पहले आपको मालूम है 6 लोग तमिलनाडु से पकड़े गए। इससे पहले एक जो है, अभी 3 दिन पहले आपने देखा, उसको वहां से उठाया गया जोधपुर से, उसको वहां से पुलिस आई थी हैदराबाद से। उससे पहले उत्तर प्रदेश में 2 अलग अलग नेटवर्क एक ही दिन टूटते दिखे। एक दिन वो जिन लोगों ने इस देश में अब तक का सबसे खौफनाक और सबसे खतरनाक इस देश के लिए सुरक्षा का धता बताने वाला काम किया था, जो विदेशी जासूस नहीं कर पाई, वो उन्होंने किया। उसमें सवाज था और उसमें एक लड़की इरमा थी, दोनों अरेस्ट है अभी, बहुत सारे, उसमें 20 अब तक अरेस्ट हुए, जिसमें उसमें हिंदुओं की भी संख्या। बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वहां उन्होंने हिंदुओं को इसलिए शामिल किया था, जो नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी और जो अपराध, छोटे छोटे अपराध करने वाले लोग हैं, उनको इसलिए शामिल किया गया था कि जब वो स्टेशन पर या बहुत सारी जगह पर लगा रहे हैं तो सोलर पैनल लगाना है, सोलर पैनल के साथ कैमरा लगा देना है, ताकि कैमरे को आबाद तरह से, यानी 24 घंटे तक वो चल सकता है। उसको रियल टाइम पे फीड ले रहे थे, उसमें सिम डला हुआ था, और उसको रियल टाइम पे कौन देख रहा था? आईएसआई देख रही थी। क्या चीज देख रही थी? कि हिंदुस्तान की सेना का मूवमेंट क्यों है, वो कहां से था? दिल्ली कैंट में, सोनीपत में, उसके बाद आपका पठानकोट, और इस तरह के तमाम सेंसिटिव जगह पर वो कैमरे लगा दिए गए थे। उसके बाद एक दूसरा था, वो हिंदू मंदिरों की रेकी करके दे रहा था। एक तीसरा, शहबाज भट्टी को अलग से अमृतसर में एक गैंग चल रहा है। तो एक ही समय में आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में ये जगह पूरी तरह से ये काम कर रहे हैं सारा आतंकवादी। उनकी किस्मत ये है हिंदुस्तानियों की कि हमारी जांच एजेंसियां और इस समय एक ऐसी सरकार जो आतंकवाद में किसी को ओसामा जी नहीं कहती, किसी को उमर, क्या नाम आपका, ओसामा के साथ साथ हाफिज सईद, उनको नहीं कहती कि प्रोफेसर है। हमारी सरकार ये नहीं कहती है कि जैसे मोहम्मद का मसूद अजहर जी। तो ये सब की वजह से आज इस देश के लोग बचे हुए। लेकिन ये सही बात है कि हर आदमी को बिल्कुल पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा, हर आदमी को, क्योंकि अब वो दौर वापस नहीं आना चाहिए कि आप बस में बैठते थे तो सामने पीछे वाली उस पर लिखा रहता था कि सामने कोई भी अपने आसपास देख लीजिए, कोई लावारिस वस्तु, बम हो सकता है, इसलिए सुरक्षित वो कीजिए। आप जब कभी दिल्ली में किसी जगह जाते थे तब आप वो देखते थे, बस स्टैंड पे जाते थे तो आप देखते थे। तो वो दौर फिर वापस लौट सकता है अगर हम लोगों ने नहीं सोचा। दरअसल दिल्ली पुलिस ने रविवार को कल भी उठाए थे 8 आतंकवादी, 6 तमिलनाडु से थे और 2 पश्चिम बंगाल से। ये सब आईएसआई के थे। तो अगर आप देखेंगे तो लाइन से ये है जो आप कह रहे थे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये पूरा लाइन से है, क्योंकि इस देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट दे चुकी धार्मिक स्थलों पे, तो वो लोग पकड़े गए गाजियाबाद से। आपने देखा गाजियाबाद। फिर वो कह रही है कि आप उन पर भी नजर रखनी चाहिए। मुझे लगता है पुलिस को ये सहयोग लेना पड़ेगा आम आदमियों से, क्योंकि इस तरह की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। और हिंदुस्तान में मैं ये कहूंगा कि ये जो जिहाद की एक लाइन है, वो जल्द ही वो उसको और खोलना चाहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी, दर्शकों को बताते चलें आगे बढ़ने से पहले, ये जो शब्बीर लोन है, ये 2007 में भी गिरफ्तार किया गया था आतंकवाद के मामले में ही। 2019 में जब इसको जमानत मिली तो ये बांग्लादेश भाग गया। अब ये फिर से लौटा, और लौट करके कर क्या रहा था? दिल्ली में, कलकत्ता में, तमिलनाडु में आतंकी गतिविधियों के लिए युवाओं की भर्ती करने की तैयारी में था। 26 मार्च को, जिसका जिक्र किया है अभी धीरेन जी ने, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर CIK, इसने 26 मार्च को इस पूरे आतंकी मॉड्यूल की जांच के लिए गंदरबल में, सोफिया में और श्रीनगर में कुल मिलाकर के 10 ठिकानों पर रेड की थी। और अब इसकी गिरफ्तारी जो है वो विधिवत कर ली गई है। इसका मतलब ये है कि ना तो ISI बाज आ रही है, जिसके DNA की चर्चा आपने की है, ना हिंदुस्तान के भीतर जो इनके स्लीपर सेल समझ लीजिए या एक्टिव कार्यकर्ता समझ लीजिए, जिनको फंडिंग की जाती है, वो सब कहना चाहिए कि भीतर ही भीतर दीमक की तरह खोखला करने से बाज आ रहे हैं। ये तो हमारे सुरक्षा बल हैं, हमारी एजेंसियां हैं, जिनके कोऑर्डिनेशन की वजह से, जिनकी सतर्कता की वजह से इन सबकी गर्दन पकड़ी जा रही है। धीरेन जी,
मुझे ये कहने में कोई शक नहीं कि मैंने तो चूंकि लगातार यही कवर किया जब से ब्लास्ट हुए थे हिंदुस्तान में, और मैंने तो पहली जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, जो पहले लश्कर का अटैक हुआ था लाल किले पे, तो वहां से रिपोर्टिंग शुरू की थी 22 दिसंबर से टेररिज्म की। इतने सालों में लगभग आईएम से लेके तमाम उनको देखा कि किस तरह से लोग आए, किस तरह से इन लोगों ने किया। लेकिन पहले की एजेंसीज का जो था, अगर उसमें अफसर उसमें भी बहुत शानदार थे, ऐसा तो नहीं है कि नए अफसर आ गए सारे जादू हो गया, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति, आप ये सोच के देखिए, इस देश की डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो की कुर्सी पर एएस दुल्लत जैसा आदमी बैठ चुका है, जो घोषित तौर पर पाकिस्तान के लिए यहां बैटिंग करता है इस देश में, जिसने पाकिस्तान की एजेंसी के साथ, खुफिया एजेंसी के हेड के साथ मिलकर दुर्रानी की किताब लिखी है। जो आदमी आज भी ये कहता है कि हमको मूव ऑन करना पड़ेगा, वो ये हो सकता है कि हिंदुस्तान में बैठा हुआ एक पाकिस्तानी है। इससे ज्यादा उसके लिए, इससे ज्यादा सम्मान का शब्द उसके लिए नहीं दिया जा सकता। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग पोजीशंस पर बैठे थे। और पाकिस्तान, आप ये सोचिए, अब्दुल बासित के फोटो किस किस के साथ नहीं दिखाई दिए आपको? तो वो लोग, वो अब्दुल बासित कह रहा है कि पहली फुर्सत में हिंदुस्तान पे बम गिरा दूं, मतलब अमेरिका अगर पाकिस्तान पे गिराए। तो ये तमाम लोग उसी माइंडसेट के हैं जिन्होंने उसके साथ बिरयानी खाई है, जो उसको अपने घर या जिसने उसके घर जाके जो जो वसूला होगा उन सब से। चूंकि सरकारों की एक बहुत लिमिटेशंस भी होती हैं, जो इस सरकार की भी है, वरना इस तरह के लोगों को तो उनके नागरिक अधिकारों से वंचित करना चाहिए। जैसे मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप वंस ए टेररिस्ट इज ऑलवेज ए टेररिस्ट होगा। क्योंकि अभी जो है एहतेशाम सिद्दीकी, एहतेशाम ही शायद उसका नाम था, देखिए मेरे दिमाग से, चूंकि महाराष्ट्र के पाडुगा में वो 1991 से सीबी में वो पकड़ा गया, वो 2001 में सीबी में पकड़ा गया, फिर वो आईएम में कन्वर्ट हुआ, आईएम के बड़े ब्लास्ट में शामिल हुआ, ट्रेनिंग मॉड्यूल में शामिल हुआ, उसके बाद वो उन बम विस्फोटों में शामिल हुआ, उसके बाद फिर वो लगातार जमानत पे आता रहता था, अगला काम करता रहता था। फिर उसके बाद अभी वो अरेस्ट हुआ था, मतलब 3 साल पहले वो अरेस्ट हुआ था। वो अपने गांव में, महाराष्ट्र के पाडुगा गांव को सरिया आधारित वो गांव बना चुका था। आप सोचिए कि आप, दरअसल अदालतों को लगता है वो इंसान है, दरअसल टेररिस्ट कभी इंसान नहीं हो सकता। क्योंकि जब वो टेररिज्म की तरफ जाता है वो क्रिमिनल नहीं होता, वो टेरर, रेन ऑफ टेरर, जिसमें उसके पास एक किताब है जिसमें उसको बताया गया कि जितने भी गैर मुस्लिम है, या तो इनकी बच्चियां, औरतें, ये सब तुम्हारे लिए सेक्स की स्लेव्स हैं, इनका सारा पैसा तुम्हारा पैसा है, चूंकि अल्लाह ने तुमको दे दिया, और ये सारी जमीन तुम्हारी है। अब जो भी तुमको रोकेगा वो जुल्म कर रहा है और जालिम है, वो जालिम है। तो जो जालिम है उसके खिलाफ तुमको लड़ना है, क्योंकि तुमको 72 हूरे चाहिए। तो वो कंटिन्यू आप देखेंगे, वो इंसान नहीं रह जाता, वो जानवर से बदतर है। जानवर भी भूख लगने पर अटैक करता है। कभी भी जानवर जनरली जंगल में बाहर नहीं निकलता जब तक उसको भूख नहीं लगती है। लेकिन ये लोग तो उन लोगों को मारते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो इस तरह की चीजों को भी गौर करने की जरूरत है कि जो एक बार आतंकी है वो कंटिन्यू आएगा, चाहे कुछ भी हो। आप, हो सकता है 1-2 बेचारे शरीफ लोग बच जाएं बाद में, लेकिन उनकी शराफत का इतना ही तकाजा है कि वो बाकी को मार के उनके बच्चों का खून नहीं पी रहे हैं। ये इसीलिए ये बात बहुत जरूरी है। आपको, ये लोग इस बात को हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि जो एक बार टेररिज्म के एक्ट में है वो कंप्लीटली क्रिमिनल एक्ट में रहेगा। और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो मुझे लगता है कि मैं तो तब से ये सोचता हूं कि हिंदुस्तान में होने वाले हर एक कत्ल को गौर से देखा जाना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात, मतलब बड़े दर्शकों की जानकारी के लिए है, मैं इस पे प्रोग्राम बनाना चाहता था, नहीं बना पाया क्योंकि इधर बात। आप ये सोच के देखिए कि आपकी गाड़ी जो है बाहर खड़ी है, जैसे आपकी खड़ी रहती है या मेरी खड़ी रहती है ना, और वो एक दिन उसमें आग लग जाए, और आप बाहर निकल के कहें यार ये आग कैसे लग गई, आग कैसे लग गई। अगर आपको कोई कहे कि एक लड़का लगा के गया, तो आप कहेंगे यार कैसे, क्या क्या लेना देना है। लेकिन अगर आपको पता चले नहीं, वो लड़का इसलिए लगा के गया क्योंकि आतंक फैलाना है, तो आपको लगेगा कि ये शायद पागलपन की बात है। लेकिन बिजनौर में एक गाड़ी में आग लगा दी, उसका मालिक है, पुलिस ने फुटेज वुटेज देखे, उनको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये 2 लड़के क्यों आग लगा के जा रहे हैं यार। उनको ढूंढा गया, उन्होंने कहा भाई तुम्हारी कोई दुश्मनी, कह रहा साहब मेरी तो जिंदगी में मेरे खानदान की कोई दुश्मनी नहीं रही हम। फिर उनको ढूंढा गया, जब उनको पकड़ा गया तो उन्होंने कहा साहब नहीं ऐसे ही है, वो है। तो उनका फोन चेक किया गया तो पता चला उसमें लिखा हुआ था कि कार में आग लगा दो, किसकी, जो भी कोई हिंदू दिखाई दे, जिस पर हिंदू चिन्ह हो। तो आप ये मुझे बताइए, जिसका माइंडसेट इतना सड़ चुका हो, इसमें कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं है। रैबिट डॉग हैं ये, पागल कुत्तों की तरह भागते हैं। क्योंकि ये 2014 में अदनानी जो है,
जो उसका आईएसआईएस का जो मुख्य प्रवक्ता था। दरअसल ये जो टेररिज्म का बदला हुआ रूप हम देख रहे हैं, ये आईएसआईएस के बाद है। आईएसआईएस ने अब दुनिया में एक फतवा दे दिया कि अब किसी को किसी फतवे की जरूरत नहीं है, आपको सबको फ्री कर दिया गया। लोन वुल्फ वही है कि उसको अटैक करना है, अकेले जाके अटैक करना है, और उसको वो अब उसमें वो फतवा बड़ा इंटरेस्टिंग था। मतलब जो लारिजा उसने दिया, मैं उसका डेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, मई के किसी महीने में दिया गया 2014 में। उसके बाद वो मारा गया था उसकी अमेरिका की स्ट्राइक में। उसने कहा कि आपको सबसे पहला काम करना है कि जो भी आपके आसपास है उसको मार गिराना है, जो सुरक्षा बल के लोग हैं जो उसके बाद है। अगर वो उनको नहीं मार सकते तो आपको फिर काफिरों को मारना है जो आपके इर्द गिर्द है। अगर उनको भी नहीं मार सकते तो आपको ये उनकी फसलों में आग दे देनी है। अगर आप वहां उनको मारना कैसे, आपको पत्थर मारना है, पत्थर से मार देना। अकेला वो कहीं है, अगर वो कहीं खड़ा है उसको वहां से धक्का दे के मार सकते हैं तो धक्का दे देना है। अगर वो उसके मतलब जो भी आप कर सकते हैं वो कर देना है, और नहीं तो आपको उसके ऊपर ट्रक चढ़ा देना, अपनी गाड़ियां चढ़ा देनी। आपको मालूम है कितना फ्रांस में, नीस में और वो सब अटैक हुए, वो उसी का वो स्टेडियम में। अब उन्होंने क्या किया हिंदुस्तान में, और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैंने ये सारी बात बताई, कि उन्होंने आखिरी में कहा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप उनकी फसलों में आग लगा दो, आप उनकी गाड़ियां खड़ी हैं उनमें आग लगा दो, आप उनका जो बाहर नुकसान कर सकते हैं, घर का जो भी नुकसान कर सकते हैं आग लगाने का है उसका, वो सब कर दो। तो ये सब चीजें धीरे धीरे मुल्ला उनको पढ़ा रहे हैं और वो सब यहाँ हो रहा है। तो इसलिए इस पे तो नजर रखने की जरूरत पड़ेगी सर, सरकार रखेगी लेकिन आदमियों को भी रखना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो मूल है जहां ये पढ़ाया जा रहा है उनको ही बंद करना पड़ेगा। उन्हीं वो उसी जड़ जड़ पर प्रहार करने पड़ेंगे। उससे देश में बंद करने होंगे उससे सर। पहले तो माफ करना, मैं और आप बोल, मदरसे इस देश में बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि मदरसे इज द लास्ट कोज ऑफ, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट बिल्कुल कोज वो है, क्योंकि वो रोज पढ़ाते हैं कि हिंदुओं की बच्चियां और वो सब तुम्हारे लिए माले गनीमत है, और तुम लोग जो है, जैसे आज एक बड़ा वो हुआ ये आज एक यूएनओ की रिपोर्ट आ रही थी यजीदियों पे अत्याचार, तो उसमें ये सब मेंशन है यूएनओ की कि मतलब जो शव हैं उनके साथ रेप किया। तो मैंने उसमें लिखा भी ट्वीट पे, मैंने कहा कि भाई ये कोई नई चीज नहीं, जो अल अजहर यूनिवर्सिटी है, इस देश के लोग ज्यादा से ज्यादा भाग दौड़ के उनको देवबंदी याद आता है। देवबंद जो 1867 में बना, तो उनको कुछ मालूम ही नहीं है। 700 कुछ के बाद जो दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी इस्लामिक है, अल अजहर यूनिवर्सिटी है। दुनिया भर में जहां इस्लामिक विद्वान अरबिक कंट्रीज में जाते हैं तो वो अल अजहर यूनिवर्सिटी का ही होना चाहिए। उसने बाकायदा एक फतवा दिया था। एक तो उसकी धर्मशास्त्रीय थियोलॉजी का, सबने देखा होगा दर्शकों ने, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो कहती है थियोलॉजी की कि कोई भी गैर मुस्लिम महिला के साथ मुस्लिम रेप करता है तो वो उसको, उसका राइट है, वो उसके लिए उसको अल्लाह ने दिया है। दूसरा एक और था कि अगर आप चाहें तो शायद 45 मिनट है या 6 घंटे इतना है, आप मरने के बाद उसको अलविदा सेक्स कर सकते हैं अपने मतलब बीवी के साथ या उसके साथ। बस मौलाना उसमें ये और बता देता है कि आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। तो ये आपने यजीदियों के साथ ये हालत हुई कि उन्होंने लाशों के साथ रेप किया। जो यजीदी महिलाएं बुजुर्ग थी जो 80-90 साल की, वो मर गई तो उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा। तो इतना घृणित आइडिया, इतना घृणित कि इसको बोलने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ता है। तब आप, तो वो मदरसों में ही पढ़ाया जाता है ना, वो कहां से आता है? शैतान ही है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन जी, जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।